Hello students, today we are going to talk about chapter 2 Lost Spring, Stories of Stolen Childhood by Anish Jung from the book Flamingo. Students, as it is clear by the name of the lesson, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Dear students, here just spring season is there. Spring season जो बसंत ऋतु का मौसम होता है वो सारे मौसमों में सबसे ज़्यादा सुहावना होता है। इस मौसम में सारे नई नई चीज़ें, नए नए फूल, कलियाँ, पेड़ पौधे उगते हैं और एक वातावरण जो रहता है प्रकृति का वो बहुत ही सुंदर और मनोरम रहता है। उसी तरह मनुष्य जीवन में जो है बचपन का जो समय होता है वो बहुत ही सुखदायी होता है, यानी कि उसमें कोई कष्ट नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती है। बच्चे जो है एक अलग ही जीवन जीते हैं जिसमें कोई भी टेंशन नहीं रहता। यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है लेसन का, लॉस्ट स्प्रिंग, तो स्प्रिंग जो समय है हमारे जीवन में, बचपन का जो समय है मनुष्य के जीवन में, वो एक स्प्रिंग सीजन की तरह है। और यहाँ पर कह रहा है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि वो जो बचपन है वो खो गया है। यानी कि कुछ ऐसे बच्चों की कहानी के विषय में हम बात कर रहे हैं जिनका बचपन खो गया है, यानी छीन लिया गया है। और जैसा कि ये स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड सब टाइटल है, तो इसका मतलब है ऐसे बच्चे जिनका बचपन चुरा लिया गया है, उन बच्चों की कहानी है इस लेसन में। अनीश जंग ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है बच्चों के विषय में बताया है कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनकी फैमिलीज़ कहाँ से हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताई हैं। So let us start the lesson. Well, before starting the lesson, I would like to tell you that ये जो lesson है ये अनीश जंग की बुक जो है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे लिया गया है। यानी कुछ कहानियाँ हैं उस बुक से जो इस लेसन में दी गई हैं। यहाँ पर वो दिखाती हैं कि जैसे कैसे जो है घोर गरीबी और परंपराएं जो हैं लोगों को बाध्य करती हैं कि वो लोग उनका शोषण करें, उनका फायदा उठाएं। ओके, नाउ द लेसन स्टार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज देयर, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ पर टाइटल है कि कभी कभी मुझे कचरे में कुछ रुपए भी मिल जाते हैं। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब। यहाँ पर नरेटर जो है साहेब से पूछता है। साहेब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। whom I encounter every morning, यानी कि नरेटर जो है बताती है कि वह सुबह रोज साहेब से मिलती है। scrounging for gold in the garbage dumps, जो कि साहेब जो है वो खोजता रहता है। scrounging का मतलब खोजने से है यहाँ पर, और for gold यानी कि सोना खोजता रहता है। इन द गार्बेज डंप यानी कि कचरे के ढेर में। अब यहाँ कचरे के ढेर में सोने से मतलब है कि कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यानी कि जो कचरा बिनने वाले बच्चे हैं उनमें से एक लड़का साहेब है जो कि हर सुबह नरेटर को यानी अनीश जंग जो इस लेसन की राइटर हैं उनको मिलता है और वह उससे पूछती हैं वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो जो है उनके पड़ोस में जो कचरे के ढेर हैं उन पर वो मिलता है रोज। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने जो है अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर जो है ढाका के हरे भरे जंगलों के बीच में था, यानी खेतों के बीच में। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और यहाँ नरेटर बताता है कि साहेब को जो है अपने घर की जरा सी भी याद नहीं है। यानी वो बहुत पहले ही बचपन में अपने माता पिता के साथ भारत आ गया था और ढाका जो बांग्लादेश में है वहाँ से। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वो बताता है कि बहुत तूफान आते थे जिसकी वजह से उनका घर और खेत सब बह गया। यानी बारिश और तूफान की वजह से उनके घर और खेत बह गए। हिज मदर टेल्स हिम, ये बात जो है नरेटर को साहेब की मदर बताती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स,
यानी कि लुकिंग फॉर गोल्ड यानी सर्वाइव। यहाँ गोल्ड जो है, यहाँ गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पर उनके लिए जो है जीवन यानी चलाने के लिए जो भी जरूरी चीज़ें यानी रोटी, कपड़ा भी नहीं, सिर्फ रोटी खोजने के लिए वो अपना देश छोड़कर भारत आ गए और वही उनके लिए सोना है। इन द बिग सिटी वेयर नाउ ही लिव्स, अब वो जहाँ रहता है यानी बड़े बड़े शहरों की तरफ ये लोग सारे जिनके घर और खेत बह गए थे तूफान में, वो सारे लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में दूसरे जगहों पर आ गए जीविका की तलाश में। I have nothing else to do, he mutters, वो धीरे से बोलता है, बड़बड़ाता है। साहब बताता है कि और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। Looking away, दूर कहीं देखता है। Go to school, I say glibly, नरेटर जो है यहाँ ऐसे ही फालतू में जो है कह देती है कि स्कूल जाओ। यहाँ ग्लिबली का मतलब फालतू टॉक करने से है, बेकार की बात। किसी के लिए जैसे कि साहब के लिए ये बेकार की बात है, क्योंकि उसके पास खाने को रोटी नहीं है, वो स्कूल कहाँ से जाएगा। तो ये ग्लिब टॉक की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी से ऐसी बात करना जो उसके लिए बेकार हो, फायदेमंद ना हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत जो है नरेटर को ये महसूस होता है कि ये जो सलाह है साहब के लिए कितनी मूर्खतापूर्ण है, बेकार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। यहाँ जो कह रही कि हाउ हॉलो द एडवाइस, हॉलो का मतलब खोखला होता है, यानी कि उस सलाह में कोई दम नहीं है। जो सलाह वो देती है मस्ट साउंड यानी उसको लगी होगी, यानी स्कूल जाने की सलाह साहब को कितनी बेकार और खोखली लगी होगी, ये उसको तुरंत महसूस होता है नरेटर को। इसीलिए वो कहती है आई से ग्लिबली, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, When they build one, I will go. साहब बताता है कि उसके पड़ोस में कोई ऐसा स्कूल नहीं है और जब भी कोई स्कूल बनेगा वो जरूर जाएगा। If I start a school, will you come? I ask. यानी नरेटर यहाँ पर पूछती है कि क्या मैं अगर स्कूल शुरू करूँ तो तुम आओगे? Half joking, थोड़ा मजाक करते हुए। Yes, he says, smiling broadly. यानी साहब जो है ये सुनकर के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह रोज नरेटर को जाते हुए देखता है। तो वो कहता है हाँ और मुस्कुराता है। यहाँ स्माइलिंग ब्रॉडली का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है वो। A few days later I see him running up to me. Is your school ready? और नरेटर बताती है कि कुछ ही दिनों बाद वो फिर जो है जब उसकी तरफ दौड़ करके आता है और पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इसका मतलब है साहब जो है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, लेकिन मजबूर है क्योंकि ना तो उसके माता पिता और ना उसकी परिस्थितियां उसको ये स्कूल जाने के लिए अलाउ करती हैं। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, यानी नरेटर यहाँ एम्बेरेस्ड, अब नरेटर जो है शर्मिंदगी महसूस करती है। एम्बेरेस्ड का मतलब शर्मिंदगी महसूस करने से है, क्योंकि उसने ऐसे ही कह दिया था। इसके पहले एक ग्लिबली वर्ड यूज किया गया है। अब वो बताती है, बहाना करती है कि स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, यानी नरेटर यानी लेखिका को जो है शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने एक ऐसा वादा कर दिया जो कि वास्तव में किसी मतलब का नहीं था, यानी कि सचमुच में वैसा वो नहीं करने वाली थी। उसने मजाक में ऐसा कहा था, और मजाक ऐसे व्यक्ति से किया जाए जो कि वास्तव में जो है बहुत ज़्यादा चाहत है उसके अंदर स्कूल जाने की, इसलिए उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन यहाँ नरेटर जो है लेखिका बताती है, अनीश जंग बताती हैं कि इस तरह के वादे जो हैं साहिब की दुनिया में हजारों हैं, भरे पड़े हैं। उसकी ब्लीक वर्ड का मतलब खोखली दुनिया से। ब्लीक वर्ड से मतलब है ऐसी दुनिया जहां पर आशा की कोई किरण न हो, सुनसान निर्जन हो, यानी कि कोई उत्साह और उमंग न हो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी जब नरेटर जो है लेखिका रोज उससे मिलती है, महीनों बीत जाते हैं,
उसको जानते हुए, तो वो उसका आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसका नाम पूछती हूँ। साहिब आलम ही अनाउंसेस, और वह बड़े गर्व से जो है उत्तर देता है। साहिब आलम यहाँ अनाउंसेस का मतलब है यानी कि ही टेक्स प्राइड इन टेलिंग हिज नेम, उसको गर्व महसूस होता है अपना नाम बताने में, इसलिए लेखिका ने वर्ड यूज किया है अनाउंसेस। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, यानी वो ये भी बताती है कि उसको इस नाम का मतलब नहीं पता है कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, वो बताती है कि अगर उसको ये नाम का मतलब पता होता यानी अर्थ पता होता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स की संसार का स्वामी, यानी साहिब आलम का जो नाम है उसका अर्थ है संसार का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको मुश्किल से ही ये विश्वास होता कि उसका नाम जो है संसार का स्वामी है और वो किस तरह का जीवन बिता रहा है जो अभावों से भरा हुआ है, यानी रोटी की भी समस्या है उसके सामने, रोटी तक नहीं मिलती दोनों वक्त, और उसका नाम जो है वो बताता है कि वह संसार का स्वामी है। इसीलिए वो कहती है कि ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग, यानी उसको बहुत समय लगता, कठिनता से, बहुत मुश्किल से विश्वास होता कि उसका नाम ये है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, और उसको ये नहीं पता है कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता है। रोम्स का मतलब होता है वॉन्डर्स, फालतू में इधर उधर घूमना। एन आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, और वो नरेटर बताती है कि जो सारे उसके दोस्त जो हैं, वो कहती है आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज, ये आर्मी ऑफ बेयर फूट बॉयज साहब और उसके दोस्तों का ग्रुप जो है वो सारे नंगे पैर जो है पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं कचरा बिनने में। हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, और वो बताती है जैसे सुबह सुबह चहचहाती हुई चिड़िया जो है आसमान में गुजरती हैं अपने दाने की खोज में, उसी तरह ये बच्चे जो है अपने घर से बहुत सुबह निकल लेते हैं अपनी जीविका की तलाश में, यानी कि खोज में, यानी कि कचरा बिनने में, जो कि उनके लिए रोटी देता है। कचरा उनको रोटी देता है, इसीलिए यहाँ नरेटर ने उसके लिए गोल्ड यानी सोना शब्द यूज किया है। यानी ये बच्चे जो सुबह जल्दी निकलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं दोपहर में। एंड डिसअपियर एट नून, ओवर द मंथ्स, महीनों बीत जाते हैं। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और नरेटर बताती है क्योंकि वह रोज उनको कचरा बिनते हुए देखती है और मिलती है उनको गलियों में, तो उन सबको जो है उनके नाम से वो पहचान गई है। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, वो नरेटर कहती है कि उनमें से एक से पूछती है तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन, और वो बताता है कि मेरी माँ ने उनको नीचे नहीं उतारा, यानी अलमारी में रखी हुई हैं फ्रॉम द शेल्फ, और उनको नीचे नहीं उतारा। ही आंसर सिंपली, वो ऐसे ही उत्तर देता है बिना झिझक महसूस किए हुए। Even if she did, he will throw them off, adds another, तो दूसरा उनमें से एक मजाक में बोलता है अगर वो नीचे उतार भी देंगी तो यह उनको फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है चप्पल पहनने की। Who is wearing shoes that do not match, और दूसरा जो आंसर देता है कि वो उसकी माँ अगर चप्पल उतार देंगी तो वो उनको फेंक देगा, वो भी जो है जूते पहने हुए लेकिन दोनों मिस मैच हैं, यानी कि अलग अलग साइज के हैं। When I comment on it, और नरेटर जब उस पर ये बात करती है कि ये तुम्हारे जूते तो अलग अलग साइज के हैं, he shuffles his feet and says nothing, यानी वो हिचकिचाहट यानी शर्म से अपने पैर पीछे करता है। shuffles his feet का मतलब पैर बदलता है, पीछे करता है शर्माते हुए, और कुछ नहीं कहता। I want shoes, says a third boy, एक तीसरा बच्चा कहता है मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसको पूरी जिंदगी में कभी भी एक जोड़ी जूते नसीब नहीं हुए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, यहाँ नरेटर बताती है कि पूरे देश में वो भ्रमण करती है यानी जाती है, और उसने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो है सड़कों पर नंगे पैर घूमते रहते हैं। इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव की सड़कों पर। It is not lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation, और वो नरेटर जब पूछती है उन लोगों से कि ये क्या तुम्हारी मतलब पैसे की वजह से है कि
तुम जूते या चप्पल नहीं पहन पाते या खरीद पाते, तो लोग उसको ये आंसर देते हैं कि ये उनकी परंपरा है, यानी कि उनकी आदत है बिना चप्पलों के चलने की, जो कि एक झूठा एक्सप्लेनेशन है, यानी कि अपनी गरीबी को छिपाने का एक बहाना है, ये बताना कि उनको चप्पल पहनने की या जूते पहनने की आदत नहीं है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. उसको आश्चर्य होता नरेटर को, पता नहीं ये जो बहाना ही है, an excuse का मतलब बहाने से, to explain away यानी अपनी जो शाश्वत, यहाँ परपीचुअल का मतलब होता है हमेशा बने रहने वाली गरीबी से है। परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी ऐसी सिचुएशन, यानी ऐसी परिस्थिति कि बच्चे गरीबी में पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। तो वो बताती है कि ऐसी सिचुएशन यानी ऐसी परिस्थिति को हवा में उड़ाने का, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान न दे करके ऐसे ही बात करने का तरीका है उनका, कि उनको आदत नहीं है चप्पल पहनने की। आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। यहाँ नरेटर जो है बताती है कि उसको एक कहानी याद है, उडुपी से जो है एक आदमी ने उनको बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। कि उस नरेटर को एक आदमी ने बताया था कि जब वो बच्चा था तो वो स्कूल जाता था एक मंदिर से होकर के, यानी मंदिर के बगल से रास्ता था उसका। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, कि जहाँ उसके पिताजी जो है पुजारी थे मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकता एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वो जो है भगवान से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था रोज स्कूल जाते समय। 30 years later I visited his town, और 30 साल बाद जो है वो उस आदमी के गांव आई, नरेटर घूमी। which was now drowned in an air of dissolution। यानी नरेटर बताती कि 30 साल बाद भी जब वो वहाँ पर आई, उडुपी के उस आदमी से मिली, तो 30 साल बाद भी वैसा ही माहौल था, वैसा ही गरीबी का साम्राज्य छाया हुआ था, और वो जो जगह थी वो एकदम निर्जन सुनसान थी। डिसोल्यूशन का मतलब निर्जन और सुनसान से है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब वो बताती है कि 30 साल बाद जब वो उस गांव गई उडुपी, तो वहाँ पिछवाड़े पर जो है नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, वो बताती है कि एक लड़का जो है छोटा सा, वो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए है, यानी स्कूल की ड्रेस। वियरिंग शॉक्स एंड शूज, और उसने जूते और मोजे भी पहन रखे हैं। अराइव्ड पैंटिंग, वो हाँफते हुए वहाँ पहुँचता है, पैंटिंग का मतलब हाँफते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और वो अपना यानी स्कूल से वापस आया है और अपना उसका स्कूल बैग उसने एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, और वो लड़के को देखकर नरेटर सोचती है, आई रिमेम्बर्ड, उसको याद आता है, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, कि एक लड़का जिसने 30 साल पहले प्रार्थना करी थी भगवान से कि उसको एक जोड़ी जूते मिल जाएं। यहाँ नरेटर कहती कि एक लड़का जिसने 30 साल पहले प्रार्थना करी थी, और वो प्रार्थना जो है स्वीकार हुई ईश्वर द्वारा 30 साल बाद, यानी कि दूसरा जो पुजारी है और उसके लड़के को ये जूते और चप्पल मिल पाए। यहाँ नरेटर कहती है, रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। यानी कि प्रार्थना जो जूते की है वो 30 साल पहले किसी दूसरे लड़के ने पूरी करी थी, और वो प्रार्थना दूसरे लड़के को मिली, यानी कि दूसरे लड़के को जो है चप्पलें प्राप्त हुई, यानी कि जूते और चप्पल मिलने में 30 साल लग गए। इसीलिए उसने एक ये जो फ्रेज यूज किया है, परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लेट मी नेवर लूज देम। और वो कहती है कि बच्चा कहता है कि मुझे ये मतलब नहीं खोना है कभी, यानी जूते। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब वो कहती है कि जो ये छोटे लड़के हैं, जैसे कि पुजारी का लड़का, जो कि अब जूते पहनते हैं।
बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत दूसरे ऐसे हैं जैसे कि वो कूड़ा कचरा बिनने वाले बच्चे। इन माई नेबरहुड, जो उसके पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूलेस, अभी भी उनके पास जूते नहीं हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, बिना जूतों के, बिना कपड़ों के, बिना पूरा 2 वक्त का भोजन के। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। वो बताती कि उसकी ये जो पहचान है नंगे पैर घूमने वाले बच्चों की, कचरा बिनने वाले बच्चों की, वो उसको सीमापुरी ले जाती है। acquaintance का मतलब यहाँ पहचान से है, परिचय से है। लीड्स का मतलब ले जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी सीमापुरी जो है दिल्ली के सीमा यानी कि बाहर के इलाके में स्थित है। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहरी इलाका, इसीलिए उसका नाम सीमापुरी है, यानी सीमा पर स्थित है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यहाँ नरेटर बताती है कि सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। यहाँ पर नरेटर का बताने का उद्देश्य ये है कि है तो दिल्ली की सीमा पर, यानी कि दिल्ली के पास है, लेकिन दिल्ली से बहुत दूर है। उसका ये जो है कंपैरिजन है वो इस तरह से है कि यानी दिल्ली में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं वो बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं, और दिल्ली के पास ही यानी दिल्ली की सीमा पर एक ऐसा गांव है यानी जगह है जहां पर जो लोग रहते हैं उनको जीवन का आनंद उठाने से रिलेटेड जो चीजें हैं ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है, यानी कि वो सुख सुविधाओं से कोसों दूर हैं। स्कूल से, शिक्षा से, अच्छे भोजन से ये बच्चे जो कूड़ा बिनने वाले हैं ये कोसों दूर हैं। इसीलिए वो कहती है कि अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी है तो दिल्ली के पास लेकिन उससे भी कोसों दूर है। क्योंकि अगर सुविधाओं की तुलना की जाए, इस वजह से सुविधाओं की तुलना की दृष्टि से नरेटर बताती है कि हैं तो ये बच्चे सीमापुरी यानी दिल्ली के पास में रहते हैं, लेकिन ये जगह जो है उनका जो माहौल है वो दिल्ली के माहौल से कोसों दूर है, बहुत पीछे है। यहाँ मेटाफोरिकली का वर्ड यूज किया गया है। मेटाफोरिकली मतलब यानी कि जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस है उनके आधार पर। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स, वो बताती है कि जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स वो लोग होते हैं जो कुछ दिनों के लिए एक जगह पर रहते हैं और फिर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी खाना बदोश लोग, जो भोजन की तलाश में एक जगह पर अपना टेंट गाड़ते हैं, यानी अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, और जब भोजन वहाँ ख़त्म हो जाता है तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको स्क्वैटर्स बोलते हैं हिंदी में, या खाना बदोश। हु केम बैक फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो बताती है कि ये जो लोग हैं सीमापुरी पर जो रह रहे हैं वो बांग्लादेश से 1971 में दिल्ली आ गए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वो नरेटर बताती है कि आज का दिल्ली बहुत बदला हुआ है। उस समय जो है 1971 में जब ये लोग आए उस समय वो झाड़ झंखाड़ था, यानी जंगली इलाका था। इट इज अभी भी वो वैसा ही है, क्योंकि ये लोग जो हैं उनका जीवन नहीं बदला है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है, यानी उनके आने से पहले वो इलाका खाली था, अब वो खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी वहाँ झोपड़ियाँ कच्चे मिट्टी की बनी हुई हैं, झोपड़ियाँ हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, जहाँ पर उनकी जो छत है वो टिन की है। एंड टॉर्पलिन, यानी कि पॉलीथीन की है उनकी छत। टॉर्पलिन का मतलब यहाँ जो पॉलीथीन से मतलब है यानी बरसाती या टेंट गाड़ने के लिए जो वो मतलब जो कपड़ा यूज होता है उसकी बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ नालियाँ नहीं हैं। सीवेज का मतलब नालियों से है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, और गलियों में पानी बहता रहता है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ 10,000 कूड़ा बिनने वाले लोग रहते हैं। They have lived here for more than 30 years, यानी वो यहाँ 30 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। Without an identity, बिना किसी पहचान पत्र के। Without permits, बिना परमिट के यानी कि लाइसेंस के, यानी कि जो
आज्ञा पत्र होता है, यानी उनको काम करने की या रहने की जो परमिशन होती है बिना उसके, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। यानी यहाँ पर वो नेताओं के लिए एक कमेंट करती है नेताओं के ऊपर कि उनको राशन कार्ड दिलवा दिया गया है ताकि वो उनको वोट दे सकें। उनके लिए ना तो रहने के लिए घर है, ना पीने के लिए पानी है, ना स्कूल जाने के लिए स्कूल हैं, फिर भी उनके पास वोटर कार्ड है, यानी कि राशन कार्ड है, और वो वोट दे सकते हैं नेताओं को। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रीन, और ग्रेन यानी कि राशन कार्ड होने की वजह से वो राशन खरीद सकते हैं सस्ते दामों पर। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यहाँ नरेटर बताती कि खाना जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जीविका चलाने के लिए, बजाय कि आइडेंटिटी के यानी कि पहचान पत्र के। यानी कि पहचान पत्र इतना होना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनके पास रोटी होनी चाहिए। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I ask them why they left their beautiful land of green fields and rivers. यहाँ नरेटर उन परिवारों में से बीच में से एक महिला से पूछती है कि उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ दिया, तो वो बताते हैं कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, यानी कि भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बजाय पहचान पत्र के। वो बताते हैं कि इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन खत्म होने के बाद अगर वो सोने जाएं, उसके पहले अगर वो अपने परिवार को खाना दे देते हैं, एंड गो टू बेड और विदाउट एन एकिंग स्टमक, और यानी कि सोने से पहले उनका पेट दर्द नहीं होता, यानी कि उनके पेट में खाना होता है और बिना खाने की वजह से पेट में जो दर्द होता है वह नहीं होता। तो वो बताते हैं कि वहां रहने के बजाय जहां उनके घर और खेत हैं जो कि उनको खाना नहीं दे सकते, तो वो यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। वी वुड रादर लिव हेयर दैन इन द फील्ड्स, यानी कि वो यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के, उन घरों में रहने के, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो कि उनको अनाज नहीं दे सकते। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, यानी महिलाओं का एक ग्रुप जो है वो बताता है नरेटर को, जो टैटर्ड साड़ीज यानी कि फटी पुरानी साड़ीज पहने हुए हैं। टैटर्ड का मतलब फटी पुरानी से है। और जब वो उनसे पूछती है, व्हेन आई आस्क देम दैट व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि उन्होंने अपना सुंदर सा जो घर है, इलाका है नदियों वाला, वो क्यों छोड़ दिया। Whenever they find food, जब भी उनको खाना मिलता है, भोजन मिलता है, they pitch their tents that become transit homes। यहाँ नरेटर बताती है कि जहाँ कहीं भी उनको खाना मिलता है तो वो अपना टेंट वहाँ गाड़ देते हैं। ट्रांजिट होम का मतलब टेम्परेरी से है, ट्रांजिट का मतलब टेम्परेरी से, थोड़े समय के लिए। इसीलिए वो जो है नरेटर ने उनको स्क्वेटर्स बोला है, यानी कि ऐसे लोग जो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं टेंट में बड़े हो जाते हैं। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीविका कमाने में पार्टनर हो जाते हैं, यानी अपने माँ बाप के साथ वो भी रोटी कमाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन बिताना यानी जिंदगी जीना का मतलब है कि कूड़ा कचरा बिनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों बीतने के बाद, इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यानी कूड़ा बिनना एक कला हो गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कूड़ा कचरा जो है उनके लिए सोना है क्योंकि वह उनको रोटी देता है। इट इज दियर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज की जीविका है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, उनको छत देता है ये कचरा। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, यद्यपि वो जो उनकी छत है वो लीक करती, यानी बरसात में पानी अंदर आ जाता है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए कचरा उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says। साहिब बताता है कि कभी कभी उसको रुपए मिल जाते हैं और वो 10 रुपए का नोट भी हो सकता है। His eyes lighting up,
उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. यहाँ नरेटर कह रही है कि जब आपको चांदी का सिक्का मिल जाए कूड़े के ढेर में तो आप खोजना बंद नहीं करते। स्क्राउंजिंग का मतलब वही खोजने से है, सर्च करने से है। For there is hope of finding more, क्योंकि फिर आदमी को लगता है कि कुछ और मिल जाएगा और ज़्यादा मिल जाएगा, और इसी वजह से बच्चे जो है उत्साह से भरे रहते हैं और खोजते रहते हैं, कचरा बिनते रहते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. नरेटर बताती है कि ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े कचरे का दूसरा ही मतलब है, और मतलब बच्चों के लिए कूड़ा कचरा दूसरे मायने रखता है। उनके लिए यह रहस्य से भरी दुनिया है, जबकि बड़ों के लिए यह एक सर्वाइवल का माध्यम है, यानी जीविका चलाने का माध्यम है। लेकिन बच्चे जो है उसको और ज़्यादा उत्साह के साथ कूड़ा कचरा बिनते हैं या खोजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ बेहतर यानी कि 10 रुपए का नोट या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ मिल जाएगी जो उनको खुशी देगी। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए जो कचरे का ढेर है वो आश्चर्यों से भरा हुआ है। रैप्ड इन वंडर का मतलब आश्चर्यों से भरा हुआ है, यानी कि उनको उत्सुकता रहती है ना कि कभी जैसे 10 रुपए का नोट मिल गया या कुछ ऐसा मिल गया जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको कुछ ज़्यादा खुशी दे सकता है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए तो ये जीविका का साधन है, लेकिन बच्चों के लिए यह रहस्यों से भरी दुनिया है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. नरेटर बताती है कि एक सर्दियों की एक सुबह जो है वो साहब को खड़े हुए देखती है वहाँ पर फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, यानी उसके पड़ोस में एक क्लब है, उसके चारों तरफ बाउंड्री है। फेंस्ड का मतलब बाउंड्री से है, फेंस मतलब बाउंड्री होता है, और उसमें एक गेट लगा हुआ है। वहीं पर साहब खड़ा है। वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वह 2 लोगों को देख रहा है जो सफ़ेद ड्रेस पहने हुए हैं और वो लोग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो धीरे से बोलता है। हम्स का मतलब भुनभुनाने से या धीरे बोलने से है कि मुझे यह खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच, और उसको देखने में ही संतोष मिलता है, क्योंकि वह खेल तो सकता नहीं है, यह खेल उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन देखकर ही उसको संतोष मिल जाता है। कंटेंट टू वॉच, कंटेंट का मतलब संतोष से है, सेटिस्फैक्शन से है। इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि बाउंड्री के पीछे खड़े होकर देखने से ही उसको संतोष मिल जाता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो एक्सेप्ट करता है कि वह मतलब उस फेंस्ड क्लब के अंदर जाता है, यानी कि जहाँ पर बाउंड्री है, जब वहाँ कोई नहीं होता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, गेट कीपर जो वहाँ पर है यानी उस क्लब का, वो उसको झूला झूलने देता है। स्विंग का मतलब झूले से है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी जो है टेनिस शूज पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि अजीब लगते हैं उसकी डिसकलर्ड का मतलब जिसका रंग उड़ गया है, शर्ट्स पहने हुए और शॉर्ट्स यानी कि पैंट से छोटा जो होता है शॉर्ट्स, तो वो पहने हुए हैं। उसमें मतलब उसके जो टेनिस शूज हैं वो एकदम अलग दिखते हैं। Someone gave them to me, वो बताता है कि किसी ने उसको दिए हैं ये जूते। He says in a manner of an explanation, यानी जब वो नरेटर देखती है कि साहब जूते पहने हुए हैं वो भी टेनिस खेलने वालों के, तो वो बताता है कि किसी ने उसे दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, सच्चाई ये है कि वो जो मतलब किसी धनी बच्चे के द्वारा फेंके हुए जूते हैं। डिस्कार्डेड शूज का मतलब फेंके हुए जूते हैं जो कचरे में फेंक दिए गए थे। Who perhaps refused to wear them, जिसने उनको पहनने से इनकार कर दिया, यानी किसी धनी बच्चे ने। Because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें से एक में जो है छेद था। होल का मतलब यहाँ छेद से है। Does not bother him, लेकिन वह छेद उसके लिए मायने नहीं रखता, यानी कि छेद के बावजूद वह जूते
पहनना पसंद करता है क्योंकि उसके पास और कुछ है ही नहीं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग के आधार पर वह जूते उसके लिए फायदेमंद है यानी कि उपयोगी हैं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, क्योंकि जो नंगे पैर चलता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो उसके लिए जूते मिल जाना चाहे उसमें छेद ही हो एक सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वह जो खेल देख रहा है बड़े ध्यान से, इंटेंटली का मतलब उत्सुकता से और ध्यान से, वह उसकी पहुंच से दूर है। आउट ऑफ रीच का मतलब उसकी पहुंच से दूर है। दिस मॉर्निंग, उस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अगले दिन जो है नरेटर अनीस जंग जो है वो उसको देखती हैं कि साहेब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में स्टील का एक कैनिस्टर है यानी दूध लाने का डब्बा है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, वो बताता है कि अब वो जो है एक टी स्टॉल में काम करता है जो गली के अंदर है। डाउन द रोड का मतलब गली के अंदर है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करता है वो कि उस गली में अंदर जो है एक टी स्टॉल है और वो वहां पर काम करता है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, वो बताता है कि उसको 800 रुपए और दोनों वक्त का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, नरेटर को आश्चर्य होता है कि क्या वो उसको यह काम पसंद है। आई आस्क, वह पूछती है उससे। हिज फेस आई सी, तो उसको वो जो चेहरा है साहेब का वो उसको देखती है। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो उसको पता चलता है कि वो जो केयर फ्री लुक है यानी कि उसके पहले जब वो साहेब को देखती थी तो वो टेंशन फ्री लगता था, यानी उसके अंदर उसके सिर पर कोई बोझ सा नहीं लगता था। लेकिन अब जो है वो केयर फ्री लुक यानी कि अब वो दबा दबा सा लग रहा है, यानी उसका बचपना अब उसके अंदर नहीं दिखता। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so slightly over his shoulder. यहाँ नरेटर बताती कि जो स्टील का कनस्तर है वो उसके प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी है जो कि वो बहुत प्यार से यानी कि खुशी से अपने कंधे पर लिए घूमता था, यानी जब वो कचरा बिनता था। तो कचरे को इकट्ठा करने के लिए जो प्लास्टिक बैग था वो स्टील कैनिस्टर यानी दूध लाने के डब्बे से ज़्यादा हल्का है। द बैग वॉज हिज, और वो जो बैग था वह उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और कैनिस्टर यानी दूध लाने का जो डब्बा है वह उस आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान है, यानी चाय की दुकान के मालिक का डब्बा है वो। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यहाँ नरेटर बताती है कि साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा, यानी अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। वो बताना चाहती है कि पहले जब वो कचरा बिनता था तब वह मर्जी का मालिक था, यानी कि जब उसका मन होता तो काम करने जाता, जब नहीं होता तो नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर जो है उसने अपनी फ्रीडम खो दी है, यानी स्वतंत्रता खो दी है, क्योंकि अब उसको दूसरी की आज्ञा का पालन करना है जहाँ पर वो काम करता है, यानी चाय वाले की दुकान पर।